नमस्कार। चलिए भारतीय इतिहास के सबसे तूफानी 90 सालों के सफर पर चलते हैं, 1857 से लेकर 1947 तक। ये वो दौर था जब भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। इस तेज रफ्तार विश्लेषण में हम उन सभी जरूरी घटनाओं को समझेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे 1857 के गदर से और देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी। फिर कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के दौर को समझेंगे। इसके बाद आएगा गांधी युग और उनके बड़े बड़े जन आंदोलन। और अंत में हम आज़ादी की कहानी के साथ साथ उन सामाजिक और किसान आंदोलनों पर भी नजर डालेंगे जो उस वक्त भारत की आत्मा को बदल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की आग से। देखिए, ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत को सीधा ब्रिटिश ताज के हुक्म के नीचे ला दिया। और यहीं से शुरू हुआ वायसरॉय का दौर, जिसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वायसराय की नीतियां बड़ी दिलचस्प थीं, अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ लॉर्ड कैनिंग थे, जो गदर के बाद हालात को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन जैसे वायसराय आए, जिन्होंने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाकर भारतीय प्रेस की आवाज को ही दबाने की कोशिश की। लेकिन फिर लॉर्ड लिपन आए, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और फिर लॉर्ड डफरिन के समय में, शायद अनजाने में ही सही, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, एक ऐसा संगठन जिसे आगे चलकर ब्रिटिश राज को ही चुनौती देनी थी। इल्बर्ट बिल विवाद एक तरह से आंखें खोलने वाली घटना थी। इसने ब्रिटिश न्याय का असली चेहरा दिखा दिया। सोचिए, जब भारतीय जजों को यूरोपियन लोगों पर मुकदमा चलाने का बस एक छोटा सा हक देने की बात आई, तो सारे अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। इसी एक घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों को ये कड़वा सच दिखा दिया कि बराबरी का जो ब्रिटिश वादा था वो सिर्फ एक छलावा था। तो इसी बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का नतीजा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। लेकिन ये संगठन अपनी शुरुआत से ही एक दोराहे पर खड़ा था। सवाल ये था कि क्या ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करके सुधार मांगे जाएं या फिर अपने हक के लिए लड़ा जाए। और यहीं से शुरू होता है नरमपंथी और गरमपंथी विचारधाराओं का टकराव। कांग्रेस का शुरुआती सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज का नारा दिया, तो उसकी ठीक अगले ही साल 1907 में सूरत में पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। नरम दल और गरम दल के बीच की ये खाई लगभग 9 साल तक रही और फिर 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते में जाकर भरी। इस समझौते ने न सिर्फ कांग्रेस को फिर से एक किया, बल्कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को एक बहुत मजबूत संदेश दिया। साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा करके फूट डालो और राज करो की अपनी सबसे बड़ी चाल चली। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। बंटवारे के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की ऐसी जबरदस्त लहर उठी जिसने पूरे देश को जगा दिया और राष्ट्रवाद की आग को पहले से भी कहीं ज्यादा भड़का दिया। मौर्य मिंटो सुधारों ने भारतीय राजनीति में, कह सकते हैं, सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र बनाकर अंग्रेजों ने राजनीतिक पहचान को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने भविष्य में भारत के बंटवारे की नींव डालनी शुरू कर दी थी। और फिर 1915 में महात्मा गांधी भारत आए और उनके आने से भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदल गया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को वकीलों और पढ़े लिखे लोगों के बंद कमरों से निकालकर देश के हर गांव, हर गली मोहल्ले तक पहुंचा दिया। ये जन आंदोलनों के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। गांधी जी की रणनीति बहुत कमाल की थी। उन्होंने पहले चंपारण और खेड़ा जैसे स्थानीय मुद्दों पर सत्याग्रह का कामयाब इस्तेमाल किया। ये एक तरह से अपने हथियारों को परखने जैसा था। और जब ये प्रयोग सफल हुए तो इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन को पूरे देश में लागू कर दिया। ये जमीनी स्तर से एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की बेहतरीन मिसाल थी। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं, ब्रिटिश दमन का सबसे बड़ा प्रतीक था। ये सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की खुली छूट देता था। इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिसे जनरल डायर ने एक भयानक हत्याकांड में बदल दिया। इस एक घटना ने अंग्रेजी राज के न्याय के नकाब को पूरी तरह से उतार फेंका। 1929 का लाहौर अधिवेशन एक ऐतिहासिक मोड़ था। अब कांग्रेस का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस या थोड़े बहुत अधिकार नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज था, यानी पूरी तरह से आज़ादी।
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई इस घोषणा ने आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। और यहीं पर 26 जनवरी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला भी लिया गया। जरा गांधी जी की काबिलियत देखिए। उन्होंने नमक जैसी मामूली सी चीज को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। दांडी मार्च सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। एक ऐसा आंदोलन जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नैतिक नींव को हिलाकर रख दिया। अब हम आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे तेज दौर में दाखिल हो रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध का माहौल था, संवैधानिक बातचीत चल रही थी और भारत छोड़ो का निर्णायक नारा गूंज रहा था। ये दशक आज़ादी की ओर आखिरी दौड़ थी। और विडंबना देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे अंग्रेजों ने अपना शासन बनाए रखने के लिए बनाया था, वही आगे चलकर आज़ाद भारत के संविधान की नींव बना। भले ही ये उस वक्त पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, लेकिन इसके कई हिस्सों ने, खासकर प्रांतीय स्वायत्तता ने, भारत के भविष्य के लोकतंत्र का एक खाका तैयार कर दिया था। 1940 तक आते आते वक्त पूरी तरह बदल चुका था। डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव अब एक तरह से बेमानी हो चुका था। कांग्रेस का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज था और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं था। इसलिए अगस्त प्रस्ताव को बिना किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दिया गया। जब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया तो गांधी जी समझ गए कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। उन्होंने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। ये आज़ादी के लिए आखिरी महासंग्राम था, एक साफ संदेश कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। और आखिरकार माउंटबैटन योजना के साथ आज़ादी आई, लेकिन ये अपने साथ देश के बंटवारे का एक बहुत गहरा जख्म भी लेकर आई। 3 जून की योजना ने सदियों से एक साथ रह रहे देश को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया, और ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन आज़ादी की कहानी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसके साथ साथ समाज के अंदर भी एक क्रांति चल रही थी। समाज सुधारक और किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और इन आंदोलनों ने भी आधुनिक भारत की नींव को गढ़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई। समाज सुधार के 2 बड़े रास्ते थे। एक तरफ थे राजा राम मोहन रॉय और उनका ब्रह्म समाज, जो पश्चिमी विचारों और भारतीय परंपराओं में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर स्वामी दयानंद का आर्य समाज था, जिसने वेदों की ओर लौटो का नारा देकर वैदिक सिद्धांतों को फिर से जगाने पर जोर दिया। इन दोनों ही धाराओं ने भारतीय समाज को बहुत गहराई से बदला। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। संथाल, नील, मोपला और मुंडा विद्रोह इस बात का सबूत हैं कि ये जमींदारों और अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण के खिलाफ आम किसानों और आदिवासियों की भी लड़ाई थी। ये ऐसी लड़ाइयाँ थीं जो अक्सर मुख्यधारा के आंदोलन से अलग अपने दम पर लड़ी गईं। तो इस पूरे 90 साल के सफ़र को देखने के बाद एक सवाल मन में उठता है, वो कौन सा एक निर्णायक मोड़ था जिसके बाद भारत की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता था? क्या वो 1857 की चिंगारी थी, या गांधी जी का भारत आना, या फिर पूर्ण स्वराज का संकल्प, या 1942 का भारत छोड़ो का आखिरी आह्वान? सोचिएगा जरूर कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या था।